तो बच्चों पहले हमने बॉयल्स लॉ किया। अब नेक्स्ट हमारा गैस लॉ में आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो था ये दिया हुआ है जैक्स चार्ल्स ने 1787 में, और लेटर ऑन इसको एक्सटेंड करें कहें हम जब मॉडिफाई किया किसने, जोसेफ गे लुसेक ने 1802 में। अब इस लॉ में हुआ क्या, कहा इसने, तो जैसे आपने बॉयल्स लॉ में क्या देखा, बॉयल्स लॉ में आपने देखा कि बॉयल ने ऑब्जर्व किया कि जब हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम कैसे चेंज होती है विद प्रेशर। अगर वॉल्यूम लो है तो गैस का प्रेशर हाई हो जाता है, अगर प्रेशर लो है तो गैस की वॉल्यूम हाई हो जाती है। ये उसने रिलेशन देखा कि वॉल्यूम जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये बॉयल्स लॉ में हमने स्टडी किया। अब गे लुसेक ने क्या देखा, जो हमारे जैक्स चार्ल्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट किया। अब उन्होंने देखा कि टेम्परेचर का क्या रोल है, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जी उन्होंने देखा। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि अगर हम गैस की वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नोट करते हैं, कोई भी वॉल्यूम आएगी, डिफरेंट गैसेस ले लीजिए, उसकी कोई अमाउंट ले लें, गिवन अमाउंट ले लें, हर बार आपने अमाउंट चेंज नहीं करनी है, कोई गैस की उसकी कोई अमाउंट ले ली और उसकी वॉल्यूम निकाली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कोई वॉल्यूम आई होगी, से उसको उन्होंने नाम दे दिया V0 की। जो किसी भी गैस की कुछ नॉन आपने मास लिया, उसका कोई अमाउंट ली है और उसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वॉल्यूम कितनी रख ली, V0, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, वो V0 मान ली। तो अब उन्होंने जो टेम्परेचर था उसको चेंज करना शुरू किया, बट प्रेशर जो था गैस का उसको कांस्टेंट रखा, उसको चेंज नहीं होने दिया, उसको फिक्स रखा। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, देखा वॉल्यूम को क्या हुआ, उन्होंने देखा वॉल्यूम अब बढ़ गई, कितनी बढ़ी, V0 पहले उसकी वॉल्यूम थी, अब कितनी वॉल्यूम हो जाएगी, V0 प्लस 1/273 ऑफ V0। 1 डिग्री जब आपने चेंज किया टेम्परेचर तो कितनी चेंज हो गई, जो उसकी पहले वॉल्यूम थी V0 उसका 1/273 बढ़ गई। जो V0 था उसको डिवाइड किया 273 से, वो ऐड हो गई। अब वॉल्यूम कितनी आ गई 10 के ऊपर, V0 प्लस V0 डिवाइडेड बाय 273। 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ाया तो कितना, फिर कितनी बढ़ जाएगी, B0 डिवाइडेड बाय 273। तो पहले कितनी थी, B0 प्लस B0 डिवाइडेड बाय 273। अब फिर कितनी हो जाएगी जब 2 डिग्री बढ़ा, B0 प्लस B0 डिवाइडेड बाय 273 प्लस अगेन B0 डिवाइडेड बाय 273। तो हम क्या कर सकते हैं, V0 प्लस 273 प्लस B0 डिवाइडेड बाय 273, उसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू V0 डिवाइडेड बाय 273। इसी तरह से 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ाया, फिर उन्होंने देखा वॉल्यूम कितनी हो गई, फिर कितनी चेंज हो गई, V0 डिवाइडेड बाय 273। तो हर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कितनी चेंज हो रही थी, V बाई 273। तो पहले वॉल्यूम थी V0 जब टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर वॉल्यूम 1 डिग्री पे कितनी हो गई, V0 प्लस कितनी बढ़ गई, V0 डिवाइडेड बाय 273, इतनी बढ़ गई। फिर 2 डिग्री पे कितनी हो गई, और बढ़ गई, V0 डिवाइडेड बाय 273। फिर 3 डिग्री पे कितनी हो गई, और बढ़ गई, V0 डिवाइडेड बाय 273। 4 डिग्री टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो कितनी बढ़ गई, V0 डिवाइडेड बाय 273। हम जहां पे बात करेंगे जब टेम्परेचर कितना था, ये सारी इसमें 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो 1 डिग्री इंक्रीज करने से कितनी बढ़ी, V0 प्लस V0 डिवाइडेड बाय 273। 1 डिग्री और बढ़ाया तो और बढ़ गई, V0 डिवाइडेड बाय 273। 1 डिग्री और बढ़ाया तो कितनी हो गई, V0 डिवाइड और बढ़ गई। 1 डिग्री और बढ़ाया तो कितनी बढ़ गई, V0 डिवाइड 273। एक और बढ़ाया तो V0 डिवाइडेड बाय 273। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V0 प्लस, जब हमने 1 डिग्री बढ़ाया तो हम लिख सकते हैं V0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 273। जब हमने 2 बढ़ाया, दिस प्लस दिस कितना हो गया, 2 टाइम V0, तो 2 इंटू V0। जब हमने एक और बढ़ाया तो V0 डिवाइडेड 273, V0 डिवाइडेड 273 प्लस V0 डिवाइडेड 273 कितना हो गया, 3 टाइम्स V0 डिवाइडेड बाय 273, 4 टाइम्स। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर T डिग्री बढ़ा होगा, हम 1 2 3 4 25 पे पहुंच गए, सपोज कर लीजिए हमारा टेम्परेचर जो था हमने कितना चेंज किया, T डिग्री, उस समय वॉल्यूम कितनी होगी,
V0 प्लस V0 इंटू टी। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है V0 इंटू 5, V0 इंटू 1, V0 इंटू 2। जब 1 डिग्री लेंगे जहां तक लेंगे, जब 2 डिग्री लेंगे फिर हम यहां तक लेंगे, जब 3 डिग्री लेंगे यहां तक लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 इंटू V0 डिवाइडेड बाई 273। तो जनरल क्या हो जाएगा V0 इंटू टी। तो यही लिखा है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कितना T डिग्री, तो वॉल्यूम कितनी आएगी, जो उस गैस की वॉल्यूम थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, प्लस कितनी बढ़ जाएगी, जो उसकी वॉल्यूम 0 डिग्री पे थी उसका 1/273 टाइम्स बढ़ जाएगी। इनटू क्या आ जाएगा टी, हमारा जितना टेम्परेचर आपने चेंज किया होगा। तो इसका मतलब यही होता है जो हमने यहाँ पे लिखा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, कितना 1/273 किसका, ऑफ इट्स वॉल्यूम। ऑफ इट्स वॉल्यूम मतलब V0 जो हमने एट 0 डिग्री, जो उसकी वॉल्यूम 0 डिग्री पे थी, फॉर कब एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज, जब हम टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे, हर एक 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब। और फॉल कब, कम कब हो जाएगी, डिक्रीज कब होगी, क्योंकि जहां पे आर है तो यहाँ पे भी आर है। तो बढ़ेगी कब, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, घटेगी कब, जब टेम्परेचर घटाएंगे। तो यही मतलब हुआ राइज और फॉल का, कि हर एक डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी और हर डिग्री टेम्परेचर फॉल करने से वॉल्यूम फॉल कर जाएगी। पर कितनी फॉल करेगी, कितनी राइज करेगी, 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम जनरलाइज लिख सकते हैं, अगर फॉल करेगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर आप 0 से नीचे लाएंगे तो अल्टीमेटली जब जहां -1 लिखेंगे माइनस जहां आ जाएगा, -2 डिग्री पे माइनस यहाँ आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर जब आप माइनस में लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी V0 से कम हो जाएगी, -V0 समथिंग। जब आप टेम्परेचर ऊपर लेके जा रहे हैं 0 से ऊपर तो प्लस आएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम राइज कर रही है जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और जब टेम्परेचर -1 आएगा तो T -1 जहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2 पे -2 आ जाएगा। तो तब क्या होगा, V0 में से कुछ माइनस हो रहा है तो टेम्परेचर T के ऊपर वॉल्यूम क्या करेगी, कम हो रही है जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम इसी को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, सपोज कर लीजिए V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। then according to चार्ल्स लॉ VT किस बराबर आएगा, V0 प्लस V0 इंटू T डिवाइडेड बाई 273। तो VT यहां से क्या आ जाएगा, V0 को कॉमन निकाल दीजिए, जहां पे भी V0 है यहाँ पे भी V0 है, तो क्या आ जाएगा V0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू T डिवाइडेड बाई 273। तो अब जहां पे एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 273 प्लस T। तो आपको मैं लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में दिया हो उसको प्लस करना है 273। तो 273 प्लस T का मतलब क्या हुआ, V0 इसका मतलब कैपिटल T लिखना है डिवाइडेड बाय 273, वेयर T क्या है 273 प्लस T के बराबर है, और इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन केल्विन। किसमें, टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में है। तो वेयर 273 प्लस T इज इक्वल टू T इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब इसी में हम प्रूव भी करेंगे कि लोएस्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई गैस एग्जिस्ट करती है वो कितना होता है, -273.15, जो हमने पहले किया था, जिसको हम 0 केल्विन बोलते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। सिंस V0 क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर जो गैस की कोई भी गैस ले लेंगे, उसकी कोई अमाउंट लेंगे तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो ऑलवेज फिक्स ही आएगी। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है 0 डिग्री, अमाउंट आपने कोई ली है, कोई भी गैस होगी उस समय उसकी वॉल्यूम क्या होगी, कोई फिक्स वॉल्यूम होगी। तो V0 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 273 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो दोनों के डिवाइड कर रहे हो वो भी क्या आएगा, एक नया कांस्टेंट आएगा। तो देयरफॉर V0 डिवाइडेड बाय 273 विल आल्सो बी कांस्टेंट। इसको आप सपोज कर लीजिए न्यू कांस्टेंट, सपोज कर लीजिए V0 डिवाइडेड बाय 273 इज इक्वल टू K डैश, इसको मान लीजिए।
तो यहाँ से VT किस तरह आएगा, ये आ जाएगा K डैश इंटू T। तो यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी ला सकते हैं। आप K डैश को हटा दीजिए, कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो VT यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यही जाके आगे स्टेटमेंट बन जाएगी, अनदर स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। ये क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से पहले आपने ऐसे ही चलना है, फाइनली आप कहां पर पहुंच गए, आपको ये पता चला कि जो वॉल्यूम है गैस की, जब हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घट जाएगी, दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। तो एक्चुअल स्टेटमेंट ये है। आप दूसरी स्टेटमेंट आप यहां से निकाल सकते हैं कि अनदर स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की। अगर आपको ये एग्जाम में भूल जाए तो आप ये भी लिख के आ जाए, तब भी आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। आप सीधा लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ से हमें अल्टीमेटली हमें क्या पता चला कि जो वॉल्यूम है गैस की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। कि अगर टेम्परेचर जो है हम केल्विन स्केल में लेते हैं तो वॉल्यूम जो है गैस की, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड चार्ल्स लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज अंडर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। टेम्परेचर किस में लेना आपने, डिग्री केल्विन में लेना है, या केल्विन स्केल कह सकते हैं। हेंस इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, VT की जगह सिंपल लिख लीजिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू KT, जब प्रोपोर्शनलिटी टाइम क्या लगेगा, कांस्टेंट, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, KT। V बाई T क्या आ जाएगा, यहाँ से K आ जाएगा। इस इक्वेशन को मान लीजिए फर्स्ट। तो मान लीजिए V1 और V2 क्या है, वॉल्यूम है गैस की जब टेम्परेचर कितना, T1 और T2 रिस्पेक्टिवली। हो सकता है ये शुरू में हमने वॉल्यूम ली हो V1 जब टेम्परेचर T1 हो, और जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया हो या घटा दिया हो, वॉल्यूम आ गई V2। तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या है, V बाई T हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जब प्रेशर क्या रखेंगे हम, कांस्टेंट, तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, V2 डिवाइडेड बाई T2। अगर हम और टेम्परेचर चेंज कर दें, T3 कर दें, वॉल्यूम V3 आ जाएगा। तो V3 डिवाइडेड बाई T3, अगर हम फिर टेम्परेचर चेंज कर दें, T4 कर दें, तो V4 डिवाइडेड बाई T4। ये सारे क्या आएंगे, कांस्टेंट रहेंगे। V क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो T भी बढ़ रहा है, रेशियो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ रही है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे आप ये कहें कि आपको पता है 1/2 जो है 5/10 कितना होता है, 1/2। तो आप 5 की जगह क्या कर दें, 10 कर दें, और नीचे वाला भी बढ़ा दें, 20 कर दें, दोनों बढ़ गए, पर रेशियो क्या रही, अब भी 1/2 ही है। अब आप क्या कर दें, 15 डिवाइडेड बाई 30, दोनों बढ़ रहे हैं, ऊपर वाला भी बढ़ रहा है, नीचे वाला भी बढ़ रहा है, बट रेशियो क्या रह रही है, सेम रह रही है, 1/2। वही यहाँ पे मीनिंग है, हमारा जो रेशियो है V1 बाई और T1, V2 डिवाइडेड बाई T2, V3 डिवाइडेड बाई T3, सो ऑन, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हमने दो ही चीजें ली हैं, दो कंडीशन ली है, जब वॉल्यूम V1 है टेम्परेचर T1 के ऊपर, और वॉल्यूम V2 है T2 के ऊपर, तो वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई V2 क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, V1 डिवाइडेड बाई V2, T1 इधर आ जाएगा, T1 डिवाइडेड बाई T2। ये भी आपने रिलेशन याद रखना है, पीछे हमने पढ़ा V1 बाई V2 क्या होता है, P2 डिवाइडेड बाई P1, वो भी न्यूमेरिकल के काम आएगा। ये भी रिलेशन आपको न्यूमेरिकल के काम आएगा। हो सकता है आपको वॉल्यूम दी हो गैस की एट सम टेम्परेचर, वो आप मान लीजिए V1 वॉल्यूम है, T1 कोई टेम्परेचर है, तो फिर आपको टेम्परेचर दिया हो दूसरा कोई, बताइए इस टेम्परेचर के ऊपर कितनी वॉल्यूम होगी, तो आप ये वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। बड़ा इजी फार्मूला है ये चीज। आप अगेन मैं कहूंगा, अगर चार जहां पे वेरिएबल हैं, एक V1 है, V2 है, T1 है, T2 है, इन चारों में से कोई भी आपको तीन दे दी जाए तो फोर्थ आप निकाल सकते हैं। इनिशियल वॉल्यूम दे दें, फाइनल वॉल्यूम दे दें, इनिशियल टेम्परेचर दे दें, फाइनल पूछ लें क्या टेम्परेचर होगा, या इनिशियल वॉल्यूम दे दें, फाइनल वॉल्यूम दे दें, फाइनल टेम्परेचर दे दें, इनिशियल टेम्परेचर पूछ लें आपको। तो चारों में से कोई भी आपको तीन फैक्टर पता होना चाहिए, फोर्थ आपको इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं आराम से। अब हम नेक्स्ट चार्ल्स लॉ को अप्लाई करते हुए प्रूव करेंगे कि -273.15 जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई गैस क्या करती है,
एग्जिस्ट करती है, उसके नीचे कोई भी गैस एग्जिस्ट करना बंद कर देती है। वो मे बी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, सॉलिड में हो सकती है। तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कोई भी गैस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई गैस एग्जिस्ट कर सकती है। इसी को हम 0 केल्विन बोलते हैं, यानी टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट केल्विन स्केल। तो हम मैथमेटिकली आपको जो प्रूव करना आ सकता है कि प्रूव दैट -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द लोएस्ट टेम्परेचर बिलो व्हिच गैसेस सीजेस टू एग्जिस्ट। कि ये प्रूव कीजिए -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई गैस जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। इससे नीचे गैसेस की वॉल्यूम 0 हो जाती है, गैसेस एग्जिस्ट करना बंद कर देती हैं। ये प्रूव करना है। तो हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ Vt किस तरह होता है? V0 प्लस V0 इंटू टी डिवाइडेड बाई 273। मैंने आपको पहले बोला टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो प्लस हो जाएगा और जो घटेगा माइनस में जाएगा, 0 से नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम सपोज कर लीजिए, हम देखना चाहते हैं कि जब -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा उस समय वॉल्यूम कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वॉल्यूम ऑफ गैस एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड किस तरह पे आएगी? जो इसकी वॉल्यूम 0 डिग्री पे थी प्लस जो इसकी वॉल्यूम 0 डिग्री पे है इंटू टेम्परेचर कितना है T -273 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 273 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 273। 273 से 273 कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा V0 प्लस V0 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया V0 माइनस V0, V0 में से V0 निकालो क्या आएगा 0। तो गैस की वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यही हमने प्रूव करना था कि इस टेम्परेचर के ऊपर गैस की वॉल्यूम 0 होती है, यानी कि गैस एग्जिस्ट करना बंद कर देगी, सीज कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? विच इंप्लाइज एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड गैसेस हैव 0 वॉल्यूम। कोई भी गैस होगी अगर टेम्परेचर -273 होगा तो थ्योरेटिकली हम प्रूव कर रहे हैं कि वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दैट इज इट सीजेस टू एग्जिस्ट। गैस जो है वो एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। ये जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है जो हम हाइपोथेटिकल ऐसे मान के चल रहे हैं या थ्योरेटिकली इसको हम प्रूव कर रहे हैं, ये जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है जिसके नीचे गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जिसके ऊपर वॉल्यूम जो है गैस की 0 हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट 0, तो आपने क्या बोलना है? Hence -273 डिग्री सेंटीग्रेड is the lowest temperature below which no gas can exist, and this lowest hypothetical or theoretical temperature of -273 degree centigrade at which a gas is supposed to have 0 volume is known as absolute 0। और more accurately अगर हम देखें तो exact जो होता है कितना होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। बट हम इसको 0.15 को छोड़ देते हैं, रफली हम क्या लेते हैं? -273 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। तो इसी के बेसिस पर लॉर्ड केल्विन जो था उसने एक नई स्केल जो सजेस्ट की टेम्परेचर की, स्टार्टिंग विद -273 डिग्री सेंटीग्रेड को उसने एज ए 0 लेके चला, और उस स्केल को हम क्या बोलते हैं? केल्विन स्केल बोलते हैं। तो जैसे हमने सेंटीग्रेड स्केल देखी, फारेनहाइट स्केल होती है, जैसे सेंटीग्रेड स्केल आपको पता है 0 से लेके 100 तक उसमें ग्रेडिंग होती है। ऐसे ही लॉर्ड केल्विन ने एक स्केल दी जिसमें जो इनिशियल टेम्परेचर था उसको लिया गया 0, तो सेंटीग्रेड में कितना होता है? -273। तो अगर आपको टेम्परेचर दिया हो सेंटीग्रेड में, उसको आप केल्विन में कैसे चेंज कर सकते हैं? टेम्परेचर केल्विन किस तरह रहेगा? जो भी टेम्परेचर आपको दिया होगा सेंटीग्रेड में प्लस क्या कर देना आप लोगों ने? 273, क्योंकि -273 जो होता है वो होता है 0 केल्विन। आपको याद रखना है -273 होता है 0 केल्विन। तो जितना भी आपको टेम्परेचर दिया होगा सेंटीग्रेड में प्लस 273 जो होगा वो किस में आएगा? केल्विन में आएगा। तो ये फार्मूला आपने नोट रखना है। तो ग्राफिकली अगर हम यहाँ पे इस तरफ हम वॉल्यूम ऑफ गैस प्लॉट करते हैं और इस तरफ हम टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड में प्लॉट करते हैं, तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम जहाँ पे ये टेम्परेचर हमारा -2 जो है सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है,
इस समय कोई ना कोई वॉल्यूम होगी गैस की, ये जो वॉल्यूम है ये V0 है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम नीचे जा रही, कम होती जा रही है, और इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वॉल्यूम जो है कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसी टेम्परेचर को क्या लिया गया, 0 केल्विन। अब अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को, ये टेम्परेचर T है केल्विन में, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसे आएगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो 0 केल्विन के ऊपर वॉल्यूम 0 है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वॉल्यूम क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम जहां से स्टार्ट करें तो आगे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाए वॉल्यूम क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा। तो ये दोनों ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं ये प्रूव करने के लिए कि -273 जो होता है वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है, जिसके ऊपर गैस जो है एग्जिस्ट करना बंद कर देती है। जहां आप चार्ल्स लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे दोनों के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से मैंने आपको पहले बताया, जब दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये याद रखना आप लोगों ने। तो बच्चे आपको चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन भी पूछ सकते हैं। तो चार्ल्स लॉ में आपने क्या सीखा, अगर आपको एग्जाम में एप्लीकेशन आ जाती है तो आप क्या लिखेंगे इसके बारे में। तो जो मेटेरियोलॉजिकल बच्चे ऑब्जर्वेशंस होती हैं वहां पे जो चार्ल्स लॉ है उसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। आपने चार्ल्स लॉ में क्या सीखा कि चार्ल्स लॉ में ये सिखाता है कि जो वॉल्यूम है गैस की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर लेते हैं केल्विन स्केल में, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज करती जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब ये है डेंसिटी उसकी कम होती जाएगी, क्योंकि डेंसिटी किस बराबर होती है, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, मास तो आपने फिक्स रखा है, नॉन मास लिया हुआ है, क्वांटिटी आपने गैस की नॉन ली है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ने से गैस की डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब ये है जो हॉट एयर होगी, अगर गैस गर्म करते हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर से क्या होगी, लाइटर होगी। तो यही जो हॉट एयर जो है वो फिल की जाती है किसमें, बैलून्स में, जो आराम से जो है ऊपर उड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो लाइटर होता है एटमॉस्फेरिक एयर से, इसलिए वो ऊपर उड़ पाता है। तो मेटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन आप एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चे गेल-लुसाक्स लॉ, जहाँ इसको हम एमंटन्स लॉ भी बोलते हैं। तो जिस वैसा ही लॉ जैसे पीछे हमने पढ़ा कौन सा, चार्ल्स लॉ, इसकी डेरिवेशन भी बिल्कुल वैसी ही होगी। फर्क ये है कि हमने पिछले लॉ में क्या किया, हमने वहां पे प्रेशर कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम के ऊपर देखा कि क्या असर पड़ रहा है जब हम हर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर रहे हैं या टेम्परेचर फॉल कर रहे हैं। तो वो हमने वहां पे स्टडी किया। यहाँ पे अमंटन ने क्या देखा, गेल-लुसाक और अमंटन ने क्या किया, यहाँ पे जो था जो वॉल्यूम थी वो कांस्टेंट कर दी, और इसने ये देखने की कोशिश की कि जो प्रेशर है गैस का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा टेम्परेचर का। और सेम वैसा ही इसने देखा कि हर डिग्री टेम्परेचर राइज करने से प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, कितना, जितना उसका प्रेशर था 0 डिग्री के ऊपर गैस का, प्लस कितना बढ़ जाएगा 1/273 ऑफ दैट प्रेशर, जितना प्रेशर उसका पहले होगा प्लस उतना ही उसका बढ़ जाएगा 1/273 पार्ट। तो अगर हमारे पास P0 क्या है, प्रेशर है गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और PT जो है वो प्रेशर है T डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे हमने पीछे वाले लॉ में चार्ल्स लॉ में किया ठीक वैसे ही करना है। तो PT क्या आ जाएगा, PT शुड बी इक्वल टू P0 प्लस P0 डिवाइडेड बाय 273 इंटू T। हमने वहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, जहां पे भी मैं आपको बताऊं कि अगर हम इनिशियल प्रेशर मान लें P0 और हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 1 डिग्री, अब प्रेशर कितना होगा, लॉ कहता है कि वो होगा P0 डिवाइडेड बाय 273 बढ़ जाएगा जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं P0 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 1 लिख सकते हैं। फिर कहता है अगर हम 1 डिग्री और बढ़ा दें यानी कि 2 डिग्री पे चले जाए तो और इतना ही बढ़ जाएगा, P0 डिवाइडेड बाय 273 और बढ़ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P0
डिवाइडेड बाई 273 इंटू 2 आ जाएगा। फिर अगर हम 1 डिग्री और बढ़ा दें, 3 डिग्री पे पहुंच जाए तो प्लस फिर इतना बढ़ जाएगा 273, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ ऐड कर दें तो 3 टाइम हो जाएगा। तो जनरल क्या बन जाएगा, पीटी क्या आएगा, P0 प्लस P0 डिवाइड बाई 273 इंटू टी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा, जो उसका पहले प्रेशर है उसका 1/273 पार्ट जो है वो हर डिग्री टेम्परेचर रेज करने से इंक्रीज करेगा, हर डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करने से डिक्रीज करेगा। सेम वैसे आपने P0 को कॉमन निकाल लेना है, तो 1 प्लस टी डिवाइड बाई 273 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए 273 प्लस टी। अभी हमने पीछे करवाया आपको कि टेम्परेचर को हम जब सेंटीग्रेड में 273 ऐड करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में। तो 273 प्लस टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी। कैपिटल टी जब भी लिखा होगा इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो पीटी किस तरह आएगा, P0 टी डिवाइडेड बाई 273। P0 क्या है, प्रेशर है गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये कांस्टेंट होगा। 273 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सिंस P0 and 273 आर कांस्टेंट्स, therefore their division P0 divided by 273 भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, PT इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी। जब कांस्टेंट लाया जाता है तो क्या लगता है, प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब यह है PT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहां से एक और स्टेटमेंट बन जाएगी गेल-लेसाक लॉ की, जहां अमंटस लॉ की, कि जो प्रेशर है गैस का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं उस समय जो गैस का प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर, बट किसमें, केल्विन में। तो ये अनदर स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं इसकी। तो अमंटस लॉ को हम सिंपल शब्दों में इस तरह से भी स्टेट कर सकते हैं, hence अमंटस लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज अंडर, at constant volume the pressure of a gas, the given mass of a gas is directly proportional to the temperature in degree Kelvin, that is P is directly equal to T, P is equal to KT। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लगता है, कांस्टेंट, तो K लगा दिया, फिर K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ से P by T क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो जैसे हमने पीछे किया कि हम टेम्परेचर मान लें T1, उस समय प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T2 है तो प्रेशर P2 होगा, टेम्परेचर T3 है तो प्रेशर P3 होगा। ये सभी रेशो क्या आएगी, P by T क्या आएगी, हमेशा कांस्टेंट आएगी, चाहे वो P1 by T1 करें, P2 by T2 करें, P3 by T3 करें, हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट। हम पहले दो उठा लें तो P1 by T1 शुड बी इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2। यहाँ से क्या कर दीजिए, P2 को इधर ले जाइए तो P1 डिवाइडेड बाय P2 क्या आ जाएगा, T1 ऊपर ले जाइए, T1 upon T2। तो ये भी फार्मूला आपने याद रखना है। यहाँ पे भी आपके पास चार वेरिएबल हैं, P1 P2 T1 T2, इन चारों में से कोई भी तीन आपको पता होंगे तो आप फोर्थ वाला निकाल सकते हैं। तो ये जो तीन चार फार्मूले मैंने आपको बताए हैं ये सभी आपने जवाने याद रखने हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। P1 P2 दिया होगा, V1 दिया होगा, V2 पूछ लेंगे, T1 T2 P1 दिया होगा, P2 पूछ लेंगे, P1 P2 V1 दिया होगा, V2 पूछ लेंगे। तो ये तीनों फार्मूले आपने जो किए हैं ये आपको लर्न होने चाहिए, इनको अच्छे से आपने याद रखना है, मुश्किल भी नहीं है ये। तो ये था गेल-लेसाक लॉ, जहाँ इसको हम अमंटस लॉ भी बोलते हैं। तो ग्राफिकली अमंटस लॉ आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह प्रेशर प्लॉट करना, इस तरह टेम्परेचर केल्विन में। तो प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ग्राफ किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, ये भी आप ड्रा कर सकते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिए अकॉर्डिंग टू अमंटस लॉ। तो जी आपको पता होना चाहिए ग्राफ कैसा आएगा। जब भी दो वेरिएबल मैंने आपको बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ऐसा ही ग्राफ आता है। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, ये बिल्कुल सीधा जाएगा, तो सीधा लेना है, ठीक है। तो ये है आपका अमंटस लॉ। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एवोगैड्रोस लॉ, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, सॉरी, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो हमने ऑलरेडी किया है उसी को थोड़ा सा हमने दोबारा रिवाइज करना है। नेक्स्ट है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर
कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर हमारे पास कोई भी गैस है, 2 3 4 गैस ए बी सी डी, कोई भी गैस, हमारे पास गैस ए है, बी है, सी है, डी है, अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम रखा हुआ है, अगर इसकी वॉल्यूम हमने 1 लीटर ली, इसकी 1 ली, इसकी 1 ली, इसकी 1 ली, जो अगर इसमें जितने मालिक उतने ही इसमें होंगे, उतना ही इसमें होंगे, उतना ही इसमें होंगे, ये मतलब होता है एवोगैड्रो लॉ का, कि अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम्स हैं, टेम्परेचर और प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, सेम कंडीशन रखी है, तो सभी गैस की जो वॉल्यूम है अगर सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब आपको पता है एक मोल अगर हम लें गैस का, उसमें कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हमने टेम्परेचर सेम रखा, प्रेशर सेम रखा, हर एक गैस का हमने एक एक मोल ले लिया, तो हर एक में इतने इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इट मींस एक मोल की वॉल्यूम सबकी क्या होगी, सेम होगी, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। तो जितने ज्यादा मोल होंगे उतनी वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी, जितने कम मोल होंगे उतनी वॉल्यूम कम होगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगी दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, क्योंकि मोल्स बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाना है, एक मोल में कितने होते हैं ये आपको पता ही है। तो हम सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो नेक्स्ट हमने करना है आइडियल गैस इक्वेशन, जहां कंबाइंड गैस लॉ क्या होता है। तो कंबाइंड गैस लॉ क्या है, ऐसा लॉ है जो कंबाइंड इफेक्ट देता है किसका, प्रेशर टेम्परेचर का किसके ऊपर, वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड लॉ बोलते हैं, कंबाइंड गैस लॉ। नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन, जहां इसको हम कंबाइंड गैस इक्वेशन बोलते हैं, कंबाइंड गैस लॉ भी बोलते हैं। तो बच्चे आपने बॉयल्स लॉ में क्या सीखा, उसमें आपने सीखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है किसके ऊपर, वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर, कि हम प्रेशर को जब वेरी करते हैं तो वॉल्यूम कैसे वेरी करती है। चार्ल्स लॉ में आपने सीखा जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम कैसे चेंज होती है। तो दोनों अलग अलग, एक हमें लॉ दे रहा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस, दूसरा लॉ हमें दे रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस, तीसरा आपने पढ़ा एवोगैड्रो लॉ, जो क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स का इफेक्ट क्या होगा वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर, यानी अमाउंट ऑफ गैस का क्या इफेक्ट होगा वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर, जितनी ज्यादा अमाउंट लोगे क्या वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो अगर हम तीनों को एक साथ कंबाइन कर दें, उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस लॉ, मतलब ऐसा लॉ जो हमें साइमल्टेनियसली इफेक्ट दे किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का किसके ऊपर, वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस लॉ। और ऐसी इक्वेशन जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर दे किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जहां इसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं फॉर एन आइडियल गैस। तो द इक्वेशन विच गिव्स द साइमल्टेनियस इफेक्ट, जो वो इक्वेशन जो हमें एक साथ इफेक्ट दे किसका, टेम्परेचर का और प्रेशर का किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, किसकी वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, और जहां क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। मैथमेटिकली इस इक्वेशन को, द इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। और कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को मानती हो, ओबे करती हो, जाने जिसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें, वो हमेशा किसके बराबर आए, एन इंटू आर इंटू टी के बराबर आए, उस गैस को हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे सभी पैरामीटर आपको पता है, पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, और आर यहाँ पे क्या है, जिसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछते हैं हाउ विल यू डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपने 3 लॉ लेने हैं, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। वहां से आराम से
ड्राइव हो जाएगी। इसको एक और तरीका है डेरिवेशन का, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो आप वहां नहीं बोलते किस मेथड से करना है, आप इस तरह से इसको ड्राइव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आपने क्या सीखा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या सीखा आपने, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसको फर्स्ट मान इसको सेकंड। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ क्या सीखा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इन तीनों को कंबाइन कर दीजिए, वॉल्यूम इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इकट्ठा लिख सकते हो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p into t into n। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी आते हैं तो क्या लगता है, कांस्टेंट v इज इक्वल टू क्या लगा दिया r, फिर r क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, r क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, एंड इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो पी वी, यहां से पी को इधर ले जाओ, पी वी इज इक्वल टू क्या आएगा, एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हो गई ड्राइव आपकी इक्वेशन, बहुत ही सिंपल शब्दों में आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ तीनों लिखने हैं, तीनों को कंबाइन करना है, इसलिए तो कंबाइंड गैस लॉ भी बोल रहे हैं इसको। तीनों को कंबाइन करके जब आप इनको कंबाइन करके लिखोगे तो आपने प्रोपोर्शनलिटी हटा देनी है, एक कांस्टेंट लगाना है आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। तो आपके सामने कौन सी इक्वेशन तैयार हो जाएगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, या इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। तो कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को माने, जानी जिसमें प्रोडक्ट किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का किसके बराबर आ जाए, एन इंटू आर इंटू टी, यानी आपने गैस ली, उसका प्रेशर नोट किया, उसकी वॉल्यूम नोट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब गैस के मोल आपको पता है कितने लिए, एन, और उसको मल्टीप्लाई करें, उस समय टेम्परेचर क्या है, और गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू होती है 8.314 जो ऊपर केल्विन पर मोल होती है। जी हम इसके यूनिट भी आगे बताएंगे, अलग अलग यूनिट आर के। तो अगर हमेशा इसके बराबर आता है, प्रेशर टू वॉल्यूम हमेशा किसके बराबर आता है, एन आर टी के बराबर आता है, तो उस गैस को हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे। तो आगे जाके आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी गैस जो होती है वो 100% जो है आइडियल नहीं होती है। हमारे पास कोई ऐसी गैस नहीं है कि जो सभी कंडीशन के ऊपर इस इक्वेशन को फॉलो करे। कुछ कंडीशंस हैं जिसके ऊपर जो गैस है वो इसको फॉलो करती है। जैसे अगर हम टेम्परेचर बहुत हाई कर दें या प्रेशर बहुत लो कर दें, उस केस में गैस जो है इस इक्वेशन को ओबे करती है, तब वो आइडियल बन जाती है। अदरवाइज कोई भी गैस जो होती है वो परफेक्टली आइडियल नहीं होती है। तो ऐसी कोई गैस जो इस इक्वेशन को ना मानती हो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल गैस। क्या बोलते हैं उसको, रियल गैस बोलते हैं। तो आगे जाके आपने रियल गैस की इक्वेशन भी ड्राइव करनी है, जिसको हम वैन डर वाल गैस इक्वेशन बोलते हैं, वो भी करेंगे। फिलहाल आज आपने यहीं तक रखना है। तीनों लॉ आपको करवा दिए मैंने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन करवा दी, उसकी डेरिवेशन करवा दी, गैस कांस्टेंट का आपको कंसेप्ट दे दिया। अब नेक्स्ट हम जो गैस कांस्टेंट आर है इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज बताएंगे क्या होती हैं, विद यूनिट्स बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तो इसको अच्छे से देखिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे बिना पूछे ही उस पर शेयर किया कीजिए। जब मैं लिखता हूँ बच्चे आपको कोई डाउट है तब आप जाके मुझे बताते हो सर हमें समझ नहीं आया। अगर आपने मुझे परसों ही बता दिया होता कि सर जो आपने ये ग्रुप में डाला था वीडियो हमें समझ नहीं आया, तो मैं उसी समय बनाना शुरू कर देता। अब मुझे 2 दिन का इकट्ठा बनाना पड़ रहा है, तो आप भी समझ सकते हैं आपका आधा घंटे का वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे जो है वो लगाने पड़ते हैं। तो जिस दिन आप मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ अगर नहीं समझ आती है, उसी समय आपने वीडियो देखने के बाद तुरंत मुझे बताना है सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप अपना वीडियो बना के भेजें। आई होप आपको ये लास्ट थोड़े समझ आएंगे। फिर भी कोई डाउट है अगेन आप मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चे।